तो एक चीज़ मैंने आपको बताया था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ऐसे ही रफ सा बताया था उसको मैं थोड़ा सा। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि F बराबर होता है किसके। अब यहाँ पे आप 2 से 3 लाइन छोड़ देंगे चूँकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, एज वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो वो किसके बराबर होता है, ए इज इक्वल टू ओवर। तो अब इसको अगर हम पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन को हमने बोल दिया कि क्या इक्वेशन नंबर ए है, सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू एम, और ए की जगह क्या आ जाएगा ओवर। तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई, और एम मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, मास और वेलोसिटी का, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम बन जाता है, ये भी मोमेंटम है। एक मोमेंटम में से दूसरा मोमेंटम क्या हो रहा है, माइनस। तो हम क्या लिख देंगे भाई, सिंस एम वी एफ माइनस एम वी आई, ये किसके बराबर है, चेंज इन। तो लिहाजा देयरफॉर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी ओवर टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, हेडिंग में ही लगाएंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है इज इक्वल टू क्या, ये कर लीजिएगा। यहाँ पहले क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, फिर उसका फार्मूला, फिर ये काम होगा, हो जाएगा ये। एंड इट इज प्रूफ्ड, सही है। या कोई रस्सी इज कनेक्टेड विद द सोर्स, ठीक है ना, और यहाँ पे आपने इसके साथ कोई एक मास जो है वो अटैच करवा दिया है, इसका वेट जो है वो W है, जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड करता है, और ये वेट क्या लगा देता है, फोर्स ऑफ एक्शन। अब इसके नतीजे में इस वेट को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स ऐड करता है, उस फोर्स का नाम क्या होता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो दिस टेंशन इज एक्चुअली द फोर्स विच एड्स टुवर्ड द सोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। जब वेट ऐड कर रहा होता है तो वेट के डाउनवर्ड डायरेक्शन के ऐड करने के नतीजे में, ठीक है ना, एक फोर्स ऑफ एक्शन एक्सपीरियंस हो रहा होता है बॉडी में। अब इसको बैलेंस करने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसको स्टैटिक कंडीशन में रखने के लिए, इसको थामने के लिए, इसको पकड़ने के लिए, इसको एक जगह पे रखने के लिए, ये स्ट्रिंग जो है सोर्स की तरफ एक फोर्स लगाता है, जिससे इस स्ट्रिंग के अंदर एक खिंचाव, एक तनाव, एक जो है ना इसके अंदर स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो जाती है। उसी को क्या बोल रहे हो तुम, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो ये बहुत सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है, सही है। जिस तरीके से मोटर की पुली होती है, उस मोटर की पुली से बेल्ट गुजर रहा होता है, उसमें भी टेंशन होती है। जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं उसमें चैन लगा हुआ होता है, चैन स्पॉकेट्स के दरमियान, तो उसमें भी टेंशन क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है ना। एक एक्रोबैट जो होता है, जिसको हम मदारी बोलते हैं, जो हाथ में जो है ना स्टिक लेकर के वो एक रस्सी के ऊपर चल करके दिखा रहा होता है। तो ये जो एक हमारे पास एक पोल ये है सपोज, ठीक है, और एक पोल जो है वो ये है, सही है। अब इन पोल के दरमियान क्या होता है, एक रस्सी से फुल स्ट्रेंथ के साथ, खिंचाव के साथ इसको हम क्या कर देते हैं, कोलैप्स करवा देते हैं, दो एंड्स के दरमियान बांध देते हैं। यहाँ पे एक इसका एंड है और एक एंड इसका क्या है, यहाँ पर है, सही है ना। और इसके ऊपर जब एक एक्रोबैट जो है
अपने हाथ पर एक स्टिक ले करके जब इसके ऊपर मोशन प्रोड्यूस करना, जब इसके ऊपर करतब दिखाना या जब इसके ऊपर वो चलना स्टार्ट करता है, तो ये जो स्ट्रिंग होती है वो इस तरीके से क्या हो जाती है, इस स्ट्रिंग के ऊपर इस तरीके से एक खिंचाव आ जाता है। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बंदा है, वो उसका फोर्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन एक इधर भी क्रिएट हो रहा होगा और टेंशन एक इधर भी क्रिएट हो रहा होगा। तो टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द सोर्स। इसका वेट कहाँ ऐड कर रहा है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन टेंशन का ऐड कर रहा है टुवर्ड दी सोर्स, और टेंशन का ऐड कर रहा है टुवर्ड दी सोर्स। तो दिस इज कॉल्ड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो व्हेन एवर द एनी बॉडी इज हैंग और हैंगिंग, ठीक है ना, by means of a thread, as such the one end of the string is connected by means of the load or the weight of the body and the another end is connected with the source। बात समझ में आ गई है। फिर उसके बाद क्या होता है, then due to the action of the weight of the body there is the application of the force of action which must have to be balanced by the another force, that force is called the force of reaction। both force must have to equal to each other। under this condition the string remain in one part। अगर दोनों फोर्स बराबर होंगे तो जो स्ट्रिंग रहेगी वो एक पार्ट पर ही मुश्तमिल रहेगी, यानी कि सिंगल रहेगी। अगर दोनों में से फोर्स ऑफ एक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जब वो धागा टूट जाएगा तो उस स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। एक खाली जो है वो शॉपर है आपके हाथ में है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। उसी खाली शॉपर में 5 किलो आम आ रहा है घर पे, तो उसमें क्या होगा, टेंशन होगा। लेकिन वो टेंशन खुशी खुशी से बर्दाश्त कर लेंगे, कि घर में जाके डिफ्रीज़र में डाल देंगे। फिर उसके बाद बात समझ में आ गई है। तो इस टेंशन एंड स्ट्रिंग के हमारे पास दो केसेस हैं, एक केस नंबर 1 और एक केस नंबर 2। दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है भाई, और इसके फार्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी इसका इंपॉर्टेंट है। और इस वाले जो केसेस है हमारे पास, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, ये सेक्शन सी में आने के तकरीबन 80% चांसेस होते हैं। आइए बात समझ में। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। केस नंबर 1 मिटा दूँ ये सब। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या है हमारे पास, when two bodies of masses m1 and m2 are connected with the ends of string moving vertically and passing through the frictionless pulley। When two bodies of masses m1 and m2 are connected with the ends of a string moving vertically and passing through the frictionless pulley। जब दो बॉडीज़ जो है मास m1 और m2 वाले, हम उनको क्या करवाते हैं, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करवाने के बाद फ्रिक्शनलेस पुली से पास करवाते हैं, और इस तरीके से कि दोनों मासेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वर्टिकली मूव कर रहे हैं। तो इसके लिए डायग्राम है, वो डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं।
ये डायग्राम है हमारे पास, डायग्राम बना लिया आप लोगों ने। इधर भाई ये बन गया। अब इसको बहुत आसान तरीके से हम देख लेंगे, तब इधर देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। एक बॉडी ऑफ मास m1 ये रहा, एक बॉडी ऑफ मास m2 ये है। मास m1 जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये ज़्यादा होगा, मास m2 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या होगा, वो मास कम होगा। इफ़ बोथ दी मासेस आर इक्वल टू ईच अदर, अगर दोनों का मास बराबर होगा तो इस सिस्टम के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। ये मास भी 5 kg, ये मास भी 5 kg, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ रहेंगे। जब इक्विलिब्रियम में आ रहेंगे तो ना नीचे मूव करेगा ना ऊपर, तो इसका मतलब वो सिस्टम क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम। तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम में कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर एक बॉडी ऑफ मास m1 है जिसका मास ज़्यादा है और एक मास m2 है जिसका मास कम है, तो ये क्या करेंगे, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली मूव करना स्टार्ट करेंगे। और जब ये मूव करते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है कि हम एक्सेलरेशन के लिए एक फार्मूला होगा, ठीक है ना, m1 माइनस m2g और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। एक हम ये ड्राइव करके बता दें, ठीक है। और एक हमारे पास क्या होता है टेंशन के लिए, वो होता है 2m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। So these are the required formulas which must have to determine after the completion of this topic, ठीक है ना। जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम ये फार्मूला ड्राइव कर रहे होंगे। अब ये इतना आसान होता है ड्राइव करना कि कुछ ना लिखे बंदा बोर्ड के ऊपर, ये डायरेक्ट यहाँ से आप इसको बता सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं, पहले करवाऊँगा उसके बाद बताऊँगा कि डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो एक बॉडी है हमारे पास मास m1 वाला और एक बॉडी है मास m2 वाला। मास m1 को अगर आप देखेंगे तो ये वाली कंडीशन है मास m1 की, जो कि कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जो बॉडी ऑफ मास m2 है वो कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो दो अलग अलग हमारे पास क्या है, मोशन है। एक बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो पहले हम डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपवर्ड डायरेक्शन वाले को सॉल्व करेंगे और अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे, सही है। तो पहले हम क्या कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट विल कंसीडर द डाउनवर्ड मोशन। तो अभी आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ बोर्ड की तरफ देखेंगे। फर्स्ट वी विल कंसीडर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ मास क्या है, m1। पहले हम किसी को कंसीडर, इससे पहले भी बहुत सारी बातें मुझे लिखवानी, तो कोई काम करना स्टार्ट नहीं करेगा बेटा, आप सब बोर्ड की तरफ देखेंगे, आपको नीचे देखता हुआ नज़र। तो फर्स्ट वी विल कंसीडर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ मास m1, सही है। तो डाउनवर्ड मोशन ये है मास m1 जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम इसके ऊपर पहले क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। जब इसके ऊपर आप देखते हैं तो आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि दो फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहा है। वेट इज़ द फोर्स विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड टेंशन इज ऑल्सो अनदर फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड द पुली। So there are two types of forces acting on the body of mass m1. Number one is the weight of the body
which is acting vertically downward, and number 2 is the tension in the string which is acting vertically upward. तो जब हमने डाउनवर्ड मोशन को देखा तो हमें दो फोर्सेस नज़र आए. एक फोर्स क्या नज़र आया, इन द फॉर्म ऑफ वेट विच इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरी चीज़ क्या नज़र आ रही, टेंशन. तो किसी भी डेरिवेशन को दिमाग में बैठाने के लिए उसके स्टेप्स याद रखना ज़रूरी होते हैं. आप रट्टा लगाएंगे, मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी बातें बेकार हो जाएंगी. उसके स्टेप्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि सबसे पहला काम हम क्या करते हैं. तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि पहले हमने इस वाले मोशन को कंसीडर कर लिया जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. उसके बाद हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे दो फोर्सेस जो वो ऐड कर रहे हैं, एक टेंशन है और दूसरा क्या है, वेट ऑफ द बॉडी है. सही है. तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई हेयर, यहाँ पे देयर आर टू फोर्सेस, ठीक है, एक्टिंग ऑन मास m1. मास m1 पे कितने फोर्स ऐड कर रही हैं, 2. अब उनके नाम भी मेंशन कर दिए कि भाई जो पहली फोर्स है नंबर 1 वेट ऑफ द बॉडी W1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. और नंबर 2 जो है वो क्या है, टेंशन T, और ये कहाँ ऐड कर रही है, और अपवर्ड कहाँ है, टुवर्ड द पुली. सही है. तो अब हो रहा ये है कि दूसरा काम हमने ये कर लिया कि जो दो फोर्सेस ऐड कर रहे थे हमने उनके बारे में बता दिया कि एक जो है वो वेट ऑफ द बॉडी और एक टेंशन इन द स्ट्रिंग है. और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद कहानी यूँ है कि हमारा जो वेट ऑफ द बॉडी है या जो मास है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव. और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है वो दो फोर्स के एक्शन की बराबर कर रहा है. एक फोर्स जो है वो वेट ऑफ द बॉडी है जो नीचे की तरफ ऐड कर रहा है, और एक फोर्स जो है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है जो कि कहाँ ऐड कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में. तो अगर किसी बॉडी पर, ठीक है ना, फोर्स लगे और फोर्स लगने के बाद वो मोशन में आ जाए तो उस फोर्स का नाम होता है नेट फोर्स. क्या नाम होता है, एक सिंपल फोर्स होती है, एक फोर्स ऑफ एक्शन है, एक फोर्स ऑफ रिएक्शन है, एक नेट फोर्स है, एक इम्पल्सिव फोर्स है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना. तो हर का मकसद भी अलग अलग होता है. तो नेट फोर्स का मतलब ये होता है कि वो बॉडी में क्या पैदा कर दे, मोशन. तो ये मास m1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब मोशन में है, तो इसका मतलब यहाँ पे नेट फोर्स ऐड कर रहा है. अगर वो नेट फोर्स ऐड कर रहा है तो आखिर वो क्या होगा, या उस नेट फोर्स को हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं. तो हमेशा नेट फोर्स मालूम करने के लिए हम ज़्यादा वाले फोर्स में से कम वाले फोर्स को क्या करवा देते हैं, माइनस. तो अब हम क्या करेंगे, नेट फोर्स मालूम करेंगे. हमने लिख दिया कि दो फोर्स ऐड कर रही है, वेट के फॉर्म में और टेंशन के फॉर्म में, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल डिटरमाइन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास m1. m1 पे जो नेट फोर्स ऐड कर रहा है अब हम क्या करेंगे, वो मालूम करेंगे. तो नेट फोर्स का जो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर फोर्स माइनस लेसर. सही. अब नेट फोर्स जो हमारे पास वो F है, अब ग्रेटर फोर्स क्या होगा और लेसर फोर्स क्या होगा. अब यहाँ पे मैं आपको कुछ कंडीशन बता रहा हूँ, उसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा. नंबर 1 कंडीशन, नंबर 2 कंडीशन एंड नंबर 3 कंडीशन, ठीक है. अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, व्हेन द कंडीशन सेटिस्फाई द टेंशन इन स्ट्रिंग. जैसे ये मार्कर है, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये एक अलग कंडीशन है. लेकिन ये मार्कर एक धागे से बांध करके मैं उस पुली में फेंकता हूँ और उसको खींचता हूँ तो ये मार्कर कहाँ रहेगा, ऊपर. फिर इसको ढील छोड़ूंगा तो ये मार्कर कहाँ आएगा. तो ये टेंशन इन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आ गया. लेकिन इस मार्कर को ऐसे ड्रॉप कर दिया जाए तो दिस इज़ नॉट टेंशन इन स्ट्रिंग. बार क्या छुड़े जा रहा है, इतने से मैच नहीं खेल रहे ना. तो ये क्या है, ये बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ.
लेकिन कैसे? स्ट्रिंग से कनेक्ट होने के बाद। अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, देखिए मूव करना और एसेलरेट करने में फ़र्क होता है। तो हम यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल करते हैं ना एसेलरेशन का, व्हेन दी बॉडी एसेलरेट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हेन दी बॉडी एसेलरेट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, सही है। तो अगर बॉडी एसेलरेट कर रहा है कहाँ पे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके पीछे वजह क्या होगी? वेट उस टाइम ज़्यादा होगा और टेंशन क्या होगा? कम। पहली बात, व्हेन द बॉडी मूव्स और accelerates in the downward direction then weight should be greater than as compared to the tension of the body। अगर किसी बॉडी का वेट ज़्यादा है तो वो नीचे जाएगा, है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, तो उनको क्या करते हैं, ऐसे उठाते हैं यूँ करके फेंक देते ऊपर, उसको मज़ा आता है, फिर दोबारा करते हैं, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, फिर देखा देखी और भी भांजे बती थे, एक मोटा सा आ गया भांजा, उसको यूँ करके उठाएं, थोड़ा सा उठाएं, उसको वहीं पर रख दिए, ये और ऊपर नहीं जाएगा, है ना। या अगर उठा के फेंक भी दी तो पता चला नाप आगे पीछे हो गया, तो ये अलग मसला है, फिर वो फ़ोन करके बोलने कि मेरा नाप बैठा दीजिए। तो वेट इज़ ग्रेटर देन टेंशन। तो वेट टेंशन से ज़्यादा होगा कब? जब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। और अगर बॉडी कोई ऊपर जा रही है, रस्सी से बांधकर हम किसी पुली से फेंक कर, ठीक है ना, रस्सी को हम उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो जब आप फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, जो रस्सी है या जो वायर है, उसमें खिंचाव ज़्यादा पैदा होगा एज़ कम्पेयर टू द टेंशन ऑफ द बॉडी। तो अगर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है तो वेट जो होगा वो कम होगा और टेंशन जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा। ये दो बातें समझ में आ गई। और तीसरी बात क्या है, वो ये है कि व्हेन द बॉडी सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ मोशन एट द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही है, ठीक है ना, अगर कोई बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है, एक सरफेस है हमारा, ठीक है ना, यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को हम यहाँ पे इस तरीके से एक पुली है और यहाँ से इस तरीके से इसको खींचा जा रहा है, तो ये जो मूव कर रहा है वो क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल सरफेस से मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है? वेट और टेंशन क्या हो जाता है? आपस में इक्वल। वेट एंड टेंशन आर इक्वल टू ईच अदर। तो व्हेन द बॉडी मूव्स ऑन द हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस देन वेट एंड टेंशन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये तीन बातें इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। ये बात समझ में आ गई? आगे चल सकते हैं, उसको वहीं पे छोड़ दिया। अब यहाँ पे तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ग्रेटर फोर्स माइनस लेसर फोर्स। हमने क्या सपोज किया हुआ है, क्या कंसिडर किया हुआ है? डाउनवर्ड मोशन, बॉडी नीचे जा रही है, तो ज़्यादा कौन सा होगा? वेट या टेंशन? वेट। तो वेट में से हम टेंशन को क्या करवा देंगे? माइनस। तो यहाँ पर क्या रहेगा बेटा? ग्रेटर फोर्स की रहेगा वेट, और वो कौन सा है? डब्ल्यू, और इज माइनस लेसर फोर्स क्या होगा? टी। और पहले वाली बॉडी पे लग रहा तो इसको क्या बोल देंगे? F1, सही है। फिर उसके बाद हम क्या जानते हैं कि भाई F किसके बराबर होता है, और हम ये भी जानते हैं W किसके बराबर होता है। तो F1 किसके बराबर होगा? M1, और W1 किसके बराबर होगा? M1, सही। तो इस F1 की जगह क्या रहेगा? इस W1 की जगह क्या रहेगा? और ये माइनस, सही है नहीं। अब ये M1A है और यहाँ पे क्या? M1G माइनस टी। इस वाले इक्वेशन को हम एक इक्वेशन, तो अब इसी वाले केस को सॉल्व करते हुए हम आगे चल रहे हैं। पहले हमने डाउनवर्ड मोशन को की कंडीशन को सॉल्व किया, अब हम अपवर्ड वाले कंडीशन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे, सही है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? फर्स्ट की रहेगा, नहीं सेकंड वेकंड नहीं आता है, ठीक है। नाउ वी विल कंसीडर दी डाउनवर्ड की जगह क्या रहेगा? अपवर्ड मोशन ऑफ मास m1 की जगह क्या रहेगा? आएगा या नहीं? लिखिएगा बाद में, पहले समझिए। समझ में आ गया यहाँ तक? हेयर देयर आर, क्या लगा देंगे यहाँ पे? ऑल्सो टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन मास m, नंबर 1 इज द एंड नंबर 2 इज द, यहाँ पे भी दो ही फोर्स है,
वेट बॉडी चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, वेट हमेशा क्या ऐड करता है? हमारी बात समझ में? ये मार्कर है ना, अभी दोबारा कैच क्या हो पाता है नहीं, ये मार्कर है, इसको ऊपर फेंका गया, सही है। तो हालांकि ये ऊपर जा रहा है लेकिन इसका वेट क्या ऐड कर रहा है? क्योंकि वेट का फार्मूला क्या है? m मल्टीप्लाई बाई g। देयर इज द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑन द एवरी बॉडी, आइदर इट मूव्स अगेंस्ट द अर्थ और टूवर्ड द अर्थ, सही है ना। अर्थ के खिलाफ मूव करे या अर्थ की तरफ मूव करे, उसका वेट हमेशा ऐड कहाँ ऐड करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये वेट हो गया हमारे पास, वेट ऑफ द बॉडी है जो कि क्या होगा यहाँ पे? W, और ये क्या है? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड टेंशन T का है टूवर्ड दी। कोई मसला याद है? आगे चलें। नाउ वी विल डिटरमाइन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास। कोई मसला? नेट फोर्स बराबर होता है ग्रेटर फोर्स माइनस बॉडी कहाँ जा रही? ऊपर या नीचे? ऊपर, तो टेंशन ज़्यादा होगा या वेट? तो ये वाली कंडीशन है कि टेंशन ज़्यादा होगा और वेट, तो इसमें बॉडी कहाँ जा रही होती है? सही है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ग्रेटर फोर्स इज टेंशन एंड लेसर फोर्स इज, और वो वेट कौन सा है? सिंस F किसके बराबर होता है? तो F2 किसके बराबर होगा? m2a, सही है। और W किसके बराबर होता है? तो W2 किसके बराबर होगा? कोई मसला? ये F1 की जगह क्या हो जाएगा? F2 किसके बराबर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज इक्वल का निशान है, इज इक्वल T माइनस W2। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? T इधर आ जाएगा और W2 की जगह M2। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया हमारा? कोई मसला यहाँ तक? कर लीजिए। इक्वेशन जो आई है वो आई है हमारे पास M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T, और एक इक्वेशन आई है हमारे पास M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G। इसको हमने बोला ये इक्वेशन नंबर क्या है, और इसको हमने बोला ये इक्वेशन नंबर क्या है। ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को, इक्वेशन सही है, क्योंकि मेरे पास नहीं लिखा वैसे मैंने लिखा इसको। तो अब आपको बेसिकली मालूम क्या करना था? एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए इक्वेशन। तो पहले एक्सेलरेशन के लिए मालूम कर लेते, उसके बाद टेंशन के लिए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि भाई फॉर एक्सेलरेशन, फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करवा देते? दोनों इक्वेशन को एडिंग इक्वेशन 1 एंड एक हमारे पास इक्वेशन क्या है? M1A। जब हम ऐड करवाते हैं इक्वेशंस को तो राइट साइड से ऐड करवाते हैं और लेफ़्ट साइड ठीक करते हैं ना। अब एक के हमारे पास ये मेरा लेफ़्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो M1A इसका और M2A। किसी को मसला, किसी को कोई परेशानी कि सर अभी कैसे ऐड करवा दिए हैं? क्योंकि हम लोग के दौर में हम लोग को होता था, इसीलिए आप लोग से कंफर्म कर रहे हैं। आप लोगों को तो मसला नहीं हो रहा है। एक के लेफ़्ट वाले को दूसरे के लेफ़्ट वाले से क्या करवा दिया? ऐड। जब ऐड करते तो बीच में कौन सा निशान डालते हैं? ये वाला, है ना। ये वाला निशान डाल दिए। अब क्या होगा आगे? M1A प्लस उसके बाद कौन सा निशान है? इज इक्वल का, वो लगा दिया। पहले कौन सा इक्वेशन है? 1, तो पहले 1 वाला लिख देंगे। M1G माइनस T ऐड करवा रहे हैं। अगर हम ब्रैकेट ना भी लगाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है। और उसके बाद दूसरा वाला क्या है? T माइनस M2G। तो यहाँ क्या आ जाएगा? T माइनस M2। किसी को मसला? दोनों में कॉमन क्या है?
अंदर क्या बचेगा, इज इक्वल टू m1g माइनस टी प्लस टी माइनस का m2 प्लस टी माइनस टी। तो जब आप एसेलेरेशन के लिए सॉल्व करेंगे तो उस इक्वेशन में वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी होगा। एसेलेरेशन में टी का नाम नहीं है, टेंशन में एसेलेरेशन का नाम नहीं है। आ रही बात समझ में? और अगर आप सॉल्व कर रहे हो एसेलेरेशन के लिए निकाल लें और उसमें टेंशन भी आ रहा तो मतलब कहीं पे गलती हो गई है, तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत है कि टेंशन कैसे बाहर निकाले। आ रही बात समझ में? उसके बाद क्या हो गया, ये ए m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है m1g माइनस m2g, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, इस ए को इधर ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे पहले से क्या मौजूद है, m1 माइनस m2, और ये इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 कनेक्टेड विद द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग पासिंग थ्रू द फ्रिक्शनलेस पुली। अब टेंशन की बारी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर टेंशन कैपिटल टी। इसके लिए इन दोनों इक्वेशन को क्या करवा देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। एक इक्वेशन क्या हमारे पास m1 है और दूसरा वाला क्या है, लेफ्ट वाला लेफ्ट से डिवाइड हो गया। जहाँ पे फ्रैक्शन का साइन है वहाँ पे इक्वल का निशान, और उसके बाद एक था हमारे पास m1g माइनस टी और दूसरा था हमारे पास t माइनस m2, यही था। तो a से a एक्सेशन का काम, यहाँ पे क्या बचा, और ये आके इधर क्या होगा इससे क्रॉस, तो ये m1 और ये पूरा इधर आ जाएगा t माइनस m2। किसी को मसला, ये इज इक्वल टू का निशान है यहाँ पर, ये m2 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा m1g माइनस, सही, ये हो जाएगा m1 माइनस m1g। m1 चूँकि m1 पहले आता तो m1 पहले m2 बाद में, बताइए लग रहा है m2 m1g, लेकिन m1 m2g भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा m1 m2 प्लस माइनस m2। अब t वाले को एक जगह और g वाले को क्या बोला मैंने, अगर आप ये याद रखिएगा तो आप मतलब आपका हाथ रुकेगा नहीं कि अब क्या करना है, अपने दिमाग से नहीं सोचिएगा, क्योंकि हम 12 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए हैं ना, तो वो आपको हम बता रहे हैं कि टी वाले को एक जगह और जी वाले को, हाँ, तो m1t उधर माइनस का m2t इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का m2, इधर पहले से क्या मौजूद है m1 m2, ये माइनस का उधर आएगा, क्या हो जाएगा m1। इस दोनों में कॉमन क्या है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे क्या होगा, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, क्या करेंगे, ये देखिए m1 m2g सपोज कर लेते हैं ये x है और ये क्या है x, तो x प्लस x कितना होता है, तो इसी तरीके से m1 m2g प्लस m1 m2g क्या हो जाएगा, आप लोगों को तो सब चीज़ आता ही है, हैं? अब टेंशन को सेपरेट करना है ना, तो m1 m2g यहाँ पे जैसे था वैसे ही है, ये मल्टीप्लाई और उधर है, क्या हो जाएगा m1 प्लस, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंशन व्हेन टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 and m2 connected with the ends of a string moving vertically passing through the frictionless pulley।